हेमंत और जादूगरनी रीटा। अध्याय 6 यात्रा। मेज पर एक छोटी सुंदर अलार्म घड़ी रखी थी, जिसके ऊपर छोटी सी घंटी लगी थी। घड़ी में सुबह के 5 बजे थे। छोटी घंटी बजने लगी। वो 1 मिनट तक बजी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगले ही मिनट वो और तेज आवाज में बजी। तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब बात घड़ी के आत्मसम्मान पर आ गई थी। छोटी घड़ी का ऊपरी हिस्सा खुला। वह छोटी घंटी उसमें समा गई और उसके स्थान पर 1 फीट लंबा हॉर्न घड़ी से बाहर निकला। और अगले ही पल ट्रेन के हॉर्न जैसी तेज कान फोड़ू आवाज तहखाने में गूंज उठी। तभी धड़ाम! हॉर्न की तेज आवाज से रीटा उछल पड़ी और बिस्तर से जमीन पर जा गिरी। 1 फीट लंबा हॉर्न 5 इंच की घड़ी में वापस समा गया और उसके स्थान पर छोटी घंटी पुनः आ गई। जादुई घड़ी ने अपना काम कर दिया था। रीटा जाग गई थी। वो ठंडे फर्श पर ऐसे बैठी थी जैसे वो वहां अचानक से प्रकट हुई हो। रीटा उठकर खड़ी हुई। वह घड़ी की ओर उखड़े रवैये से देखा। वो सोचने लगी, इस घड़ी से अच्छा तो मैं एक मुर्गा ही पाल लेती। रीटा चिढ़ते हुए बाथरूम में चली गई और अपने पीछे दरवाजा इतनी तेज बंद किया कि छत पर लगा फानुस भी हिल गया। ये एक खुशनुमा दिन था। इसका एक कारण यह भी था कि रीटा की माँ अभी तक तस्वीर में वापस नहीं आई थी। रीटा सुंदर गुलाबी रंग के कपड़े में चाय का एक कप हाथ में लेकर सीढ़ियों से ऊपर हॉल में आ रही थी। हॉल में पहुंचते ही उसकी निगाह 3 छोटी तस्वीरों में से एक बाईं ओर वाली तस्वीर पर पड़ी। उसमें पुनः वही राजकुमारी की तरह कपड़े पहने हुए एक महिला प्रकट हुई। रीटा ने तत्काल प्रतिक्रिया की। उसने चाय का कप मेज पर रखकर सीधे तस्वीर के पास गई और महिला से सवाल पूछने लगी। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? क्या आप मुझे जानती हैं? क्या आप मेरी कोई पूर्वज हैं? बहरहाल ऐसा लगता था जैसे महिला सुन रही है पर समझ नहीं रही है। महिला रीटा को बड़े अजीब भाव से देख रही थी। रीटा अब भी उससे सवाल पूछ रही थी और उम्मीद कर रही थी कि उसे कोई जवाब मिले। आखिरकार तस्वीर वाली महिला ने रीटा को कुछ कहा। कोतवम! रीटा की भ्रकटियां तन गई। शब्द जो महिला ने बोले थे वे रीटा के सिर के ऊपर से निकल गए। हिंदी, हिंदी भाषा, इंग्लिश। क्या आप कोई और भाषा में बात कर सकती हैं? रीटा ने उलझन भरे भाव से कहा। तस्वीर वाली महिला समझ गई कि रीटा उसकी भाषा समझ नहीं सकती थी। बहरहाल महिला तस्वीर में बाईं ओर चली गई और अब तस्वीर में बस एक ऊंची पीठ वाली नवकाशीदार सुनहरी कुर्सी थी। रीटा अब भी तस्वीर को मुंह खोले देख रही थी। उसने अपने मन में सोचा, क्या महिला संस्कृत बोल रही थी या कोई और भाषा? पता नहीं, लेकिन सोचने की बात तो यह है कि इतने लंबे समय के बाद महिला तस्वीर में क्यों प्रकट होने लगी और इतने समय तक वो कहाँ थी? क्या उनकी कोई और तस्वीर है? रीटा महिला के बारे में सोचती हुई मेज के पास कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वह चाय पीने लगी। रीटा के चेहरे पर सुकून के भाव थे। वो सोच रही थी कि आज का दिन कितना शांतिपूर्ण है। अगर हर दिन ऐसा ही शांतिपूर्ण व खास हो तो जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। तभी रीटा चाय पीते पीते रुकी। आज कुछ था, कुछ तो खास। रीटा उठी वह हॉल में लगे कैलेंडर के पास गई। जन्मदिन, हेमंत का जन्मदिन! रीटा अचानक से चिल्लाते हुए बोली। दरअसल आज रीटा की सहेली टीना के लड़के का जन्मदिन था और रीटा ने आज के लिए काफी तैयारी भी कर रखी थी। खिलौने, चॉकलेट, मिठाइयाँ, बधाई कार्ड व पार्टी में पहनने के लिए स्पेशल ड्रेस। सब कुछ तैयार था, लेकिन मंत्रालय के प्रतिनिधि मैडम शिशी की चेतावनी अब भी रीटा के मस्तिष्क में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अब आपको कुछ समय तक झोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहना होगा। आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी। रीटा अब झोपड़ी में चहलकदमी करने लगी। उसके मन में दो इच्छाओं के बीच बहस हो रही थी। उसने इतने सालों बाद अपने आप को तैयार किया उस परिस्थिति से लड़ने के लिए जिस कारण वो हर रात को घंटों अपनी इच्छाओं से जूझती रही। इतने समय बाद उसने ये स्वीकार कर लिया था कि उसके प्रेम के उसके पास वापस आने की कोई संभावना नहीं है। और एक लड़की जिसे कुछ पता ही नहीं, केवल यही सोचती रही कि ना जाने उसने क्या गलती कर दी जो उसकी मित्र उससे बात भी नहीं करना चाहती। अब समय है कि उसे जताया जाए कि उसका कभी कोई दोस्त था ही नहीं। दोस्त तो केवल परिस्थितियों का था, जिसमें रीटा और उसकी सहेली का संबंध पिस गया। रीटा अब थक चुकी थी। वो और विलाप नहीं कर सकती थी। वो इस पश्चाताप व दुख भरी जिंदगी से आगे बढ़ना चाहती थी।
और उसकी सहेली व उसके प्रेम के बच्चे के जन्मदिन में जाना, ये शुरुआत है उसके मजबूत बनने की, सब कुछ सामान्य करने की, दुनिया से व अपनों से पुनः जुड़ने की। रीटा ने पहले ही टीना को हेमंत के जन्मदिन में आने के लिए वादा करते हुए एक पत्र भेज दिया था, जिस कारण रीटा की स्थिति और भी जटिल थी। ऊपर से चेतावनी, मंत्रालय ने उसे आदेश जैसी चेतावनी दी और एक गंभीर विषय था जिसमें जान का भी जोखिम था। लेकिन ये केवल उस पर ही लागू क्यों हो, उसके भाई पर क्यों नहीं? क्या उसे मंत्रालय ने चेतावनी दी होगी? भला कोई चोर इस घर में क्यों ही आना चाहेगा? लेकिन ये झोपड़ी तो पहले से ही सुरक्षित रहेगी। मैं अंतर्ध्यान होकर सफर करूंगी। रीटा उठकर अंगीठी के पास बनी अलमारी तक गई और वहां ड्रॉर से कुछ फोटो निकाली। उसकी उदास आंखों में टीना के परिवार का हंसता हुआ प्रतिबिंब था। दोपहर हो गई थी और लगभग 4 घंटे तक उसके दिमाग में होने वाले वाद विवाद में आखिरकार हेमंत के जन्मदिन, उसकी खुशी और जीवन की नई शुरुआत जैसे विचार मंत्रालय की चेतावनी पर भारी पड़ गए और रीटा ने अंततः टीना के घर हेमंत के जन्मदिन में जाने का फैसला किया। वो दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी हुई। समय कम था, लगभग 12 बज चुके थे। रीटा को तैयार भी होना था और लगभग 2 बजे रीटा पूरी तरह तैयार होकर हॉल में खड़ी थी। वह चीजों की जांच कर रही थी, चॉकलेट बॉक्स, गिफ्ट, कार्ड, मिठाइयाँ, टीना के लिए एक सुंदर ब्रेसलेट और उसके पति के लिए एक हाथ घड़ी भी गिफ्ट पैक करके सभी सामानों के साथ जूट के थैले में रख ली थी। वो खुद को भी देखने लगी। उसने एक सुंदर स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी जिस पर कहीं कहीं सूरजमुखी के फूल बने थे। ड्रेस के ऊपर उसने एक लंबा यात्री चोगा भी पहन रखा था। उसने जेब में हाथ डालकर चेक किया कि उसने जादूगरों के साथ साथ मगलू धन भी साथ ले लिया था। रीटा चलने के लिए तैयार थी, लेकिन वो मंत्रालय की चेतावनी को पूर्णतः नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। इसलिए रीटा ने मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया माचिस के डिब्बे जितने तांबे का यंत्र सुरक्षा के लिए मेज पर रख दिया। सभी अलमारी, दरवाजे, ड्रॉर आदि को मंत्र द्वारा बंद कर दिया। वह अपनी माँ की तस्वीर के पास जाकर छड़ी तस्वीर की तरफ की और बोली, मैं अपनी माँ का आवाहन करती हूँ। कुछ ही पल बाद उसकी माँ तस्वीर में प्रकट हुई और बोलने लगी, तो तुम्हें बुद्धि आ ही गई, तो चलो अब माफी मांगो। तभी मैडम सविता की निगाह रीटा पर पड़ी। उन्होंने यात्रा के लिए तैयार व हाथ में कई जूट के थैले पकड़े रीटा को देखा। उनकी भ्रगटियां तन गई। वो बोली, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम उस बेहुदा जन्मदिन में जा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि किसी महामूर्ख इंसान को कितना भी समझाया जाए, लेकिन उसकी बुद्धि सदैव घुटनों में ही रहती है। जाओ रीटा, वहां जाकर केक खाओ और अपने आत्मसम्मान के चिथड़े उड़ा दो। बहरहाल रीटा इस समय मैडम सविता की बात पर ज्यादा गौर नहीं फरमा रही थी। वो सोच रही थी कि ये तो सही रहा कि उसने मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा कहे गए एक भी शब्द की जानकारी मैडम सविता को नहीं दी, वरना वो रीटा को ये झोपड़ी पूरी जिंदगी छोड़ने नहीं देती। माँ, मेरे जाने के बाद घर का ध्यान रखना। मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रीटा ने विदा लेते हुए अपने पीछे झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और उस पर जादू से ताला लगा दिया। ठंड होने के बावजूद भी मौसम खुशनुमा था। रीटा ने कवच न तोड़ने का फैसला किया। रीटा ने छड़ी आगे की ओर उठाई और बिना रक्षा कवच तोड़े उससे पार निकल गई। कवच से बाहर आकर रीटा ने पीछे मुड़कर झोपड़ी की ओर देखा। वहां उसे निराश मैदान दिखाई दिया। कवच प्रभावी था क्योंकि झोपड़ी व उसके आसपास की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। अब समय चलने का था। रीटा अपने स्थान पर थोड़ी घूमी। कमर के पीछे खिंचाव के साथ रीटा रंगों के भंवर में खो गई। सभी चीजें घूम रही थी। रीटा भी भंवर में घूम रही थी। फिर कुछ ही पल बाद रीटा जंगल के किनारे थोड़ी लड़खड़ाती हुई प्रकट हुई। जंगल से निकलकर वो एक मगलू सड़क पर पहुंची, जहां से वो नीचे की ओर ढलते रास्ते पर चलकर एक पुल तक पहुंची। रीटा अपने आसपास मगलुओं को देखकर थोड़ी सहमी सहमी थी। हालांकि कोई भी मगलू रीटा की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सभी फोटो वीडियो बनाने या घूमने में मगन थे। रीटा पुल के बीच रुक गई। ये पुल झूलता महसूस हो रहा था। असल में ये एक लोहे की बड़ी तारों से बना झूला पुल था। पुल पर काफी भीड़ थी, इसलिए वहां खड़ा रहना मुश्किल था।
तो रीटा ने जल्दी अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे नदी में डाल दिया। तुरंत आगे की ओर चलने लगी। रीटा नदी के पश्चिम की ओर थी। उसे अंतर्ध्यान होने के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए था जो मगलू विहीन हो। लेकिन अभी रीटा ऋषिकेश नामक शहर के बीच में थी। रीटा ने फैसला किया कि वो मगलुओं के सार्वजनिक वाहनों में बैठकर शहर से बाहर जाएगी। रीटा मगलुओं के बीच अच्छा समन्वय स्थापित कर सकती थी, क्योंकि वो व्यापार के कारण अक्सर मगलुओं से बातचीत करती थी। रीटा बाजार से होती हुई मुख्य मार्ग की ओर बढ़ने लगी। बाजार में न केवल देश के कोने कोने से लोग थे, बल्कि विदेशी लोग भी थे। मगलू बाजार की चकाचौंध देखने लायक थी। हर दुकान एक अलग ही आकर्षण उत्पन्न कर रही थी। रीटा भीड़ के बीच से चलती हुई बीच बीच में किसी दुकान को रुक कर देख लेती थी। एक कपड़े की दुकान पर तो रीटा 5 मिनट तक रुकी, क्योंकि वहां एक सुंदर शादी की पोशाक पुतले को पहनाई हुई थी। वो हल्के पीले व गुलाबी रंग का लहंगा था। रीटा के दिल को यह बहुत भा रहा था, लेकिन रीटा ने अपने दिल को दृढ़ करते हुए आगे चलने का फैसला किया। बाजार से निकलकर वो मुख्य मगलू मार्ग पर पहुंच गई। रीटा हिम्मत करते हुए एक ई रिक्शा में बैठ गई और रिक्शा चालक को शहर से बाहर तक छोड़ने को कहा। तभी रिक्शा में एक प्रेमी जोड़ा भी बैठ गया। अब रिक्शा चल पड़ी थी। रीटा ने सोचा कि ना जाने कब तक उसे इस जोड़े को झेलना होगा, क्योंकि लड़का लड़की दोनों ने ही एक जैसी चटक पीले रंग की हुडी पहनी थी, जिस पर लव बर्ड लिखा था। रीटा की आंखों में ये रंग चुभ रहा था, और उससे ज्यादा उनका व्यवहार। बेबी, आज आपका बापू बहुत थक गया है। हमें बहुत देर तक पैदल चलना पड़ा। बेबी, मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा है। लड़की ने लड़के से बच्चे जैसे अंदाज में कहा, जिस पर लड़के ने भी ऐसे ही अंदाज में जवाब दिया, अरे मेरा बाबू थक गया। फिक्र मत करो बाबू, आपकी बेबी आपकी सारी थकान अपने ऊपर ले लेगा। सच्ची? लड़की ने कहा। मुच्ची? लड़के ने कहा। बेड़ा गर्क, रीटा ने मन ही मन कहा। लड़के ने लड़की के हाथ को पकड़कर कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे बाबू की सारी थकान मुझ पर आ जाए। लड़की चिल्लाई। रीटा चौंक पड़ी। तभी लड़की बोली, वाह बेबी, मेरी सारी थकान गायब हो गई। तुम ना होती तो मेरा क्या होता। आई लव यू बेबी। लड़की ने कहा। आई लव यू टू बाबू। लड़के ने कहा। आई हेट बोथ ऑफ यू। रीटा ने मन ही मन कहा। रीटा को उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। उसकी भ्रकटियां तनी हुई थी। वह आंखें चौड़ी खुली हुई थी। बीच बीच में उसकी बाईं आंख पड़क रही थी। रीटा सोच रही थी कि ये सब देखने से अच्छा तो वो एक कप जहर पी लेती। रीटा से अब उनका प्रेम और नहीं सहा जा रहा था। भगवान से प्रार्थना करते हुए वो चुपचाप बैठी रही। वो खुद को याद दिला रही थी कि कुछ ही समय बाद में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और रिक्शा से उतर जाएंगे। लेकिन यह संभव नहीं लग रहा था। कारण था जाम। शहर में भारी जाम लगा था। रीटा गाड़ियों के हॉर्न की आवाज से परेशान हो गई थी, लेकिन प्रेमी जोड़े की आवाज उसे और भी परेशान कर रही थी। वो गुस्से में थी। तभी, बेबी, आज तो आपने कुछ भी नहीं खाया। मेरे बेबी को भूख लगी होगी। लड़की ने बड़े ही नाटकीय ढंग से बोलते हुए कहा। इस पर लड़के ने भी इसी ढंग में जवाब दिया, बाबू, आपने खाया या मैंने खाया, बात तो एक ही है। जब तुम कुछ खाते हो तो मेरा पेट अपने आप भर जाता है। इस बात पर लड़की बुरी तरह शर्माने लगी। वह चेहरे को हाथों में छिपा लिया। बहरहाल रीटा का चेहरा ऐसा था जैसे उसे अभी अभी नीम के शरबत का बड़ा गिलास पिलाया हो। उसका गुस्सा सतह पर पहुंच गया था। तभी लड़की ने अपने पर्स से एक चॉकलेट निकाली व लड़के की ओर कर दी। बेबी, पहले आप खाओ, लड़की बोली। बाबू, पहले आप खाओ, लड़का बोला। तुम दोनों भाड़ में जाओ। इस बार रीटा ने मन में ना कहकर उन दोनों के सामने ही कह दिया था। वो गुस्से से आगे बोली, अगर अब तुम दोनों अपनी घटिया बातचीत बंद नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को इस रिक्शा से बाहर फेंक दूंगी। मेरे सिर में पहले ही बहुत दर्द हो चुका है। अब और कोई टुच्ची हरकत नहीं। मुझे तो ये ही समझ में नहीं आ रहा है कि इसके खाने खाने से तुम्हारा पेट कैसे भर सकता है। रीटा ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। रीटा गुस्से से लाल होकर चुपचाप मौन धारण कर कर बैठ गई। प्रेमी जोड़े ने रिक्शा रुकवाई। वह किराया देकर रिक्शा से उतर गए। रीटा ने गहरी राहत की सांस ली। जाम के शोर के बावजूद भी रिक्शा में शांति महसूस हो रही थी।
लेकिन ये ज्यादा देर के लिए नहीं थी। रिक्शा में अब लगभग 40 से 45 साल की उम्र के दो आदमी आकर बैठ गए, लेकिन उनकी वार्तालाप इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि ज्ञानवर्धक थी। पहले व्यक्ति ने किसी खबर की बात करते हुए कहा, आज की खबर देखी, भारत सरकार चीन हवाई जहाज भेज रही है वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए। कहते हैं कि वहां कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ गया है। इस पर दूसरे आदमी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा, हाँ, चीन ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी इसका असर आरंभ हो गया है। मुझे तो डर है कि कहीं ये भारत न फैल जाए। पहले आदमी ने कहा, क्या पता, भगवान जाने कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं। रीटा नहीं जानती थी कि कोरोना क्या बला है, लेकिन मुगलों को चिंतित देख वो ये जरूर कह सकती थी कि ये कोई बड़ी समस्या होगी। रीटा रिक्शे से बाहर की ओर देख रही थी। ऊंचे मंदिर, बड़ी दुकानें और इतने सारे लोग। ऋषिकेश वाकई ही एक भव्य शहर था। रिक्शा में उन आदमियों की बात के बीच रीटा का ध्यान रिक्शा पर लगे एक छोटे कागज पर गया। ये एक विज्ञापन था जिसका शीर्षक था, प्रेम को वश में करें। इसमें नीचे एक तांत्रिक का नाम व और भी कई चीजें लिखी थी। रीटा मन ही मन हंसने लगी। मगलू भी कैसी कैसी चीजों पर अंधविश्वास करते हैं। इतना सशक्त जादू तो जादूगर भी नहीं कर सकते जितना इस विज्ञापन में लिखा है। हे भगवान, उन मगलुओं का भला करना जो इनके चक्करों में आ जाते हैं। तभी रिक्शा रुकी और दोनों आदमी उसमें से उतर गए। ये जगह मुख्य शहर से बाहर थी। रीटा भी कुछ ही देर में शहर से बाहर जंगल के किनारे पहुंच जाएगी। रिक्शा में 3 लोग और चढ़ गए, एक व्यक्ति, 2 महिलाएं, जिनमें से एक की उम्र बाकी दोनों से दुगनी लग रही थी। बहरहाल रिक्शा में बैठते समय एक दूसरे को संबोधित करने के उनके वाक्यों से रीटा समझ गई कि वे तीनों एक ही परिवार से हैं और दुगनी उम्र की महिला आदमी की माँ है व दूसरी महिला उसकी पत्नी है। आदमी की माँ रीटा के बगल में बैठ गई। वे दोनों पति पत्नी सामने बैठ गए, लेकिन दोनों महिलाओं के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों वहां लड़कर आई हों। रीटा ने अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया, लेकिन फिर भी दोनों सास बहुओं के बीच का तनाव रीटा तक साफ साफ पहुंच रहा था। तभी रीटा के पास बैठी अधेड़ उम्र की महिला अपने बेटे से बोली, बेटा, बेहतर होगा अगर अगली बार तुम मुझे घर पर ही छोड़ आओ। कम से कम वहां थोड़ी शांति तो होगी। इस पर महिला की बहू ने तुरंत जवाब दिया, सही कहा मम्मी जी, इससे हमारे जीवन में भी शांति होगी। रिक्शा में शांति हो गई, लेकिन तनाव वाली। रीटा पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी के घरेलू मामले में दखल न दे, लेकिन रीटा का प्रयास विफल रहा, क्योंकि तभी रीटा के बगल में बैठी बूढ़ी महिला जो सास थी, रीटा से कुछ पूछने लगी। क्या तुम यहीं की रहने वाली हो बेटी? नहीं, मैं तो यहाँ घूमने आई थी, रीटा ने थोड़े घबराते हुए जवाब दिया। बहरहाल महिला का अगला सवाल थोड़ा व्यक्तिगत था। क्या तुम्हारी शादी हो गई? रीटा चौंक गई। उसे ऐसे सवाल की उम्मीद तो नहीं थी। जी नहीं, अभी नहीं, रीटा ने उसी घबराए अंदाज में जवाब दिया। महिला ने आगे बड़े ही औपचारिक ढंग से कहा, देखो बेटी, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो अपनी सास को माँ ही समझना। कोई ऐसी बहू को पसंद नहीं करता जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा महान सोचती हो। रीटा समझ गई कि महिला ने ये बात रीटा से कम व अपनी बहू से ज्यादा कही है। हालांकि रीटा का उनके बीच माध्यम बनने का कोई इरादा नहीं था। वहीं सास की इस बात पर बहू ने भी तुरंत जवाब दिया। हालांकि उसने भी रीटा को ही संबोधित किया। बहन, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। क्या पता तुम्हारी सास की भी जबान जरूरत से ज्यादा लंबी हो। रीटा को समझ नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, इसलिए उसने मौन रहने का फैसला किया। कुछ पल में वे सीधे तौर पर एक दूसरे को ताना मारने लगी। मैंने हमेशा भगवान का नाम लिया है, पुण्य किया है, लेकिन भगवान ने मेरे कर्म ही फोड़ दिए और मुझे ऐसी बहू दी। सास ने अपने दांत भींचते हुए गुस्से से कहा, जिस पर उसकी बहू ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मम्मी जी, दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी करना, चुगलियां करना, इन सबको भगवान का नाम या पुण्य नहीं कहते। मुझे नहीं लगता मैंने आपसे ज्यादा बुद्धि विहीन महिला कहीं देखी है। अपनी बहू की कही बात पर सास ने भी हंसते हुए ही जवाब दिया, मुझसे ज्यादा बुद्धि विहीन? कैसी बात कर रही हो बहू? तुम अपनी माँ के बारे में कैसे भूल सकती हो? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम्हारी माँ इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल सकती है। बहरहाल ये बहसबाजी अब एक बड़ी घरेलू लड़ाई बन गई थी। दोनों ही महिलाओं ने एक दूसरे को ताने मारने बंद कर दिए। बजाय इसके
में अब एक दूसरे को गालियां दे रही थी। वे तीनों एक परिवार के थे और रीटा बाहरी व्यक्ति थी। उसे वहां बहुत ही असहज महसूस हो रहा था। महिलाओं की गालियां पल प्रतिपल और भी बड़ी व गंदी होती जा रही थी, बल्कि आदमी उन्हें चुप कराने की निरर्थक प्रयास में लगा हुआ था। तुम दोनों चुप हो जाओ, घर जाकर लड़ लेना। लोग देख रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। हे भगवान, ये परिवार नहीं चिड़ियाघर है। रिक्शा में माहौल और भी खराब होता जा रहा था। आसपास रास्ते पर चलने वाले लोग रिक्शा में झांक झांक कर लड़ाई का आनंद ले रहे थे, लेकिन रीटा ऐसा भी नहीं कर रही थी जैसे लाउड स्पीकर से भी तेज आवाज में होने वाले गालियों की प्रतियोगिता उसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। वो नीले आसमान को बड़े ही धैर्य से देख रही थी, मानो वो इस लड़ाई से दूर कहीं खुले मैदान में हो। लेकिन ये अभिनय रीटा का कुछ ही समय तक चल पाया, क्योंकि अगले ही पल ब्रेकर से गुजरने के कारण रिक्शा थोड़ी उछली। अचानक उछलने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसमें बहू का संतुलन ज्यादा बिगड़ गया और वो सीधे अपनी सास के ऊपर जा गिरी। लेकिन वो समय रहते संभल गई। इस प्रकरण के दौरान उसकी सास ने सोचा, शायद उसकी बहू उस पर हमला करने आई है। तो बिना समय गवाए सास ने बहू को एक जोरदार चांटा जड़ दिया। चांटे की आवाज रिक्शा में गूंज गई। रीटा ने मुंह पर हाथ रख लिया। बहू ने भी तुरंत प्रतिक्रिया की। वह अपनी सास के बाल पकड़ लिए। रीटा मन में सोचने लगी कि अब बस ये ही बाकी रह गया था कि वो मुगलों के द्वंद्व युद्ध में फंस जाए। परिस्थिति रीटा की सोच से भी ज्यादा खराब हो गई। दोनों महिलाएं जानवरों की तरह लड़ रही थी। वह आदमी उन्हें अलग करने का पूर्ण प्रयास कर रहा था। बहरहाल दोनों महिलाओं के शांत होने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही थी। रीटा सदमे के साथ साथ दहशत के भाव में भी थी। उसे डर था कि कहीं महिलाएं उसे लड़ाई में न घसीट लें। रीटा रिक्शे की सीट पर जितना हो सकता था उससे ज्यादा ही एक और खिसक गई। वह पूर्ण सावधानी की मुद्रा में बैठ गई। रिक्शा में हो रही भव्य लड़ाई से रिक्शा का संतुलन बिगड़ रहा था, जिस कारण रिक्शा एक दो पहिए वाहन से टकराते टकराते बची। रिक्शा चालक ने रिक्शा रोकी व पीछे आकर परिवार को रिक्शा से उतार दिया। रीटा ने राहत की सांस ली। कुछ ही समय बाद रीटा भी शहर के बाहर जंगल के किनारे पहुंच गई। रिक्शा से उतरकर रीटा ने चालक को मगलुधन देकर जंगल में थोड़ा अंदर चली गई। उसका चेहरा अब भी थोड़ा सदमा खाया लग रहा था। रिक्शा में हुई घटनाओं ने उसे थोड़ा हिला दिया था। उसने गहरी लंबी सांसें ली और अपने दिमाग को शांत किया। आज मुगलों के बीच हुए अनुभव से रीटा ने यह ठान लिया कि वो भविष्य में कभी भी मुगलों के सार्वजनिक वाहन में नहीं बैठेगी। इन घटनाओं के बाद रीटा सोचे बगैर नहीं रह सकी कि मुगलों व जादूगर दोनों के ही घरेलू मसले एक जैसे ही हैं। दोनों ही हर तरह से समान हैं। भौतिक, मानसिक, सामाजिक, सोच, विचार सब कुछ समान है। बस एक फर्क जादुई गुण है। लेकिन मुगलों जादुई गुण के न होने के बावजूद भी बेहतरीन से बेहतरीन सुख सुविधाएं सेवाएं उत्पन्न करने में सक्षम है। मुगलों का बुद्धि कौशल वाकई ही लाजवाब है। शाम हो चुकी थी। सूरज पश्चिम की दिशा में नीचे डूब रहा था। जंगल में कीट पतंगों की आवाज तेज हो गई थी। अब रीटा को चलना चाहिए था। जन्मदिन की पार्टी का समय भी जल्द ही हो जाएगा। रीटा ने छड़ी अपने हाथ में पकड़ी व स्थान पर थोड़ी घूमी और एक बार फिर रंगों के भौर में दोबारा खो गई।